आज रुक्मणी जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान जी की पूजा करने के बाद अपने हाथ में कुछ ज्वेलरी और एक बहुत ही सुंदर लाल थाली लेकर मेघना जिस रूम में थी वहां पर चली गई। क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा सुबह नहीं हुई थी और मेघना की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वो सो रही थी। लेकिन जैसे ही रुक्मणी ने उसके दरवाजे को हल्का सा खटखटाया, वो झट से अपने बेड पर उठकर बैठी और घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, अरे मैं इतनी देर तक कैसे सोई रह गई। जरूर माँ जी जगाने आई होंगी। ओहो, अब फिर से गुस्सा करेंगी। बोल जल्दी से दरवाजा खोल। रुक्मणी के पैरों को छू प्रणाम बोली, माँ जी आप क्यों आई? मैं भी खुद ही उठने ही वाली थी। वो बस थोड़ी आंख नहीं खुली, इसी वजह से। वो अपने सफाई दिए जा रही थी। अरे आप हमें सफाई क्यों दे रही हैं? हमने कुछ कहा क्या? हम जानते हैं कि आपकी तबीयत खराब थी, तो आप आराम कर सकती हैं। वैसे हम यहाँ पर किसी और काम से आए हैं। मेघना को रुक्मणी की बात उसे पच नहीं रही थी, इसलिए वो बोली, माँ आप क्या काम से आई हैं, बोलिए ना। अरे अब हम यहीं दरवाजे पर खड़े रहकर ही सारी बात करें? पहले अंदर तो आ जाने दीजिए, फिर बताते हैं, मुस्कुराते हुए बोली। मेघना रुक्मणी को देखकर इतना टेंशन ही ले लेती है कि बाकी की सारी बात ही भूल जाती है, और इसलिए फिर उसको भी याद आ जाता है कि वो दरवाजे पर से तो अंदर माँ को बुलाई ही नहीं। फिर जल्दी से उन्हें अंदर आने के लिए बोलती है। रुक्मणी कमरे के अंदर आकर बेड पर बैठते हुए मेघना को भी बैठने को बोलती हैं, जिसे सुनकर पहले तो मेघना मना करती है, पर फिर मान जाती है और बैठ जाती है। अब आपकी तबीयत कैसी है? पेट दर्द अभी भी हो रहा है या अब ठीक है? हाँ माँ, अब ठीक हूँ। वो फर्स्ट डे काफ़ी पेट दर्द होने लगता है। शुरू से ही मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखवाई? वैसे भी आजकल तो सारे प्रॉब्लम का हल है। वो कुछ दवाई देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप हमारे साथ किसी दिन चलिएगा क्लिनिक। मेघना रुक्मणी की बात सिर्फ सुन ही रही थी, क्योंकि उसे अपने कानों पर विश्वास तो हो नहीं रहा था। पहले उसे किचन से रूम में रखना और फिर इतना केयर करना, ये सब किसी सपने से कम नहीं था। फिर मुंह से एक ही शब्द बोली, माँ जी आप किसी काम से आई थी ना? वो बताइए ना प्लीज। अरे आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं किसी सजा के बारे में नहीं सुनाने आई हूँ यहाँ पर। फिर वो थाली उसकी तरफ देते हुए बोली, ये लीजिए, ये हम आपके लिए ही लाए हैं। मेघना वो सब देखकर बिल्कुल भी असमंजस में पड़ गई और कुछ न समझते हुए वो थाली चुपचाप उनसे ले ली। फिर रुक्मणी ने बड़े शालीनता के साथ उसे बोला, हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर आप हमसे पूछने से डर रही हैं। कोई बात नहीं, हम ही आपको बता देते हैं। ये दरअसल हम आपको तीज के व्रत के लिए दे रहे हैं। आज से 2 दिन बाद तीज का व्रत है और सभी सुहागनें इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। हम चाहते हैं कि आप ये व्रत रुद्र के लिए रखें। रुक्मणी की बात सुनकर मेघना झट से वो थाली बेड पर रखकर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से मसलते हुए अपनी आंखें नीचे किए बोलती है, पर माँ ये नहीं हो सकता है। तीज बहुत ही महान पर्व है और मैं इस पर्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती हूँ। आप तो जानती हैं कि मेरा और रुद्र जी का रिश्ता सिर्फ मजबूरी का है और कुछ नहीं। बस कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी काजल बन जाएगी और इस सब में तीज का पर्व ये ठीक नहीं है माँ। मेघना की बात सुनकर थोड़ा शांत रहने के बाद रुक्मणी उठते हुए बोली, हाँ हम जानते हैं कि आप दोनों का ये रिश्ता मजबूरी में बना है, पर हम ये भी जानते हैं कि आप दोनों की मजबूरी थी। उस ऊपर बैठे भगवान की तो कोई मजबूरी नहीं थी, फिर उन्होंने आप दोनों को इस बंधन में क्यों जोड़ा? और अगर आपको लगता है कि आप कुछ ही दिन इस रिश्ते में हैं, तो उसी के नाते इस वक्त आपका फर्ज है कि आप अपने पति के लिए व्रत रखें। इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि इस वक्त रुद्र आपके ही पति हैं, न कि काजल के। पर माँ, अगर ये बात रुद्र जी को या फिर काजल को पता चलेगी तो वो दोनों भी नाराज हो जाएंगे। आप तो जानती हैं ना, वैसे ही काजल हमें लेकर हमेशा डर फील करती रहती है, और ऐसे में अगर हमने रुद्र जी के लिए व्रत रखा तो फिर आप वो सब मत सोचिए, उसका हम इंतजाम कर लेंगे। और हम रुद्र से भी इस बारे में बात कर लेंगे, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे और काजल को हम संभाल लेंगे। आप बस 2 दिनों बाद व्रत के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। बोल वहां से चली जाती हैं। मेघना खड़ी खड़ी खुद में ही बोलती है, ये माँ को आखिर में हुआ क्या है? जब से हमने रुद्र जी की जान बचाई है,
तब से हमें बहुत मान सम्मान दे रही हैं, शायद ये सोचकर कि हमने उनके बेटे की जान बचाई है। हाँ, वरना और क्या होगा। बोल वो थाली उठा रखने जाने लगी, तभी उसकी मोबाइल पर राखी का कॉल आया, जिसे देख उसके मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठा और झट से मोबाइल उठाते हुए बोली, कैसी है मेरी जान? यहाँ पर तो मैं तुम्हें ही सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। चल झूठी, एक बार कॉल तो करती नहीं है और बोलती है कि हमें मिस करती है। इस वक्त भी हम ही ने कॉल किया है ना, ना कि तुमने। ओफो, कॉल किया नहीं कि गुस्सा करना शुरू। अब वो सब छोड़ भी दे तू। तू जानती भी है कि यहाँ पर कितने प्रॉब्लम हो गए थे, और इन सब में हम तुम्हें कॉल कैसे करते, तुम ही बताओ। राखी मेघना की बात सुनकर डर गई और पूछी कि क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो सारी बातें हम तुम्हें बाद में बताएंगे। जानती हो, कल मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है और हम किसी से ये बात बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर माँ ने हमें समझा और हमें किचन से गेस्ट रूम में रहने के लिए भेज दिया, और अब वो हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं। हाँ, तो इसमें अच्छा क्या है? वो तो उन्हें वैसे भी करना चाहिए था। आखिर तू है ही इतनी अच्छी, और उन्हें समझने में बहुत टाइम लगा। चल चुप रह, वो बुरी नहीं है, पर बाहर से थोड़ी खुद को सख्त दिखाती हैं। है बिल्कुल नहीं। आज उन्होंने मेरे लिए तीज व्रत के लिए ज्वेलरी और एक कीमती साड़ी लाकर दी और बोली कि मैं ये व्रत रखूं। क्या? पर वो तो तुम्हें रुद्र जी की पत्नी मानती नहीं थी, तो फिर ये व्रत कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैंने रुद्र जी की जान बचाई थी ना, शायद इसलिए वो मुझे इतना सम्मान दे रही हैं। और ये बात तो थोड़ी मुझे भी अजीब लगी कि वो क्यों चाहती हैं कि मैं रुद्र जी के लिए व्रत रखूं। फिर उन्होंने बोला कि इस वक्त मैं ही सच में रुद्र की पत्नी हूँ, तो इस हिसाब से मुझे व्रत रखना चाहिए, तो मैंने मान लिया। हाँ, लेकिन तुम्हारे व्रत रखने से रुद्र जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, बस माँ ने बोला कि वैसी बात को देख लेंगी। चल अभी मैं कॉल रखती हूँ, मुझे जल्दी से तैयार भी होना है, फिर सभी के लिए नाश्ता बनाना है। बोलकर कॉल रख देती है। मेघना सब कुछ कर जल्दी से साड़ी पहनकर नीचे आ गई और किचन में जाकर जल्दी जल्दी सारा काम करने लगी। तभी रुकमणी वहां पर आते हुए बोली, मेघना आप ये बर्तन क्यों धो रही हैं? माँ जी, वो गंदे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि पहले इसे धो लूं, फिर सबके लिए नाश्ता भी बना दूंगी। आपको सारा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब कामों के लिए हमने सितारा को रखा हुआ है, वो आती होगी, और आप खाना बनाने में भी उसकी मदद ले सकती हैं। माँ जी, हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, और हम ये सब अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। सितारा जब आएगी तब वो हमारे काम में हाथ बटाएगी, है ना? नहीं, ये सब आप नहीं करेंगी। आप एक काम कीजिए, तब तक हमारे लिए चाय बना दीजिए, और रुद्र के लिए ग्रीन टी बनाइएगा, वो चाय नहीं पीते हैं। क्या? रुद्र जी ग्रीन टी पीते हैं? हाँ, इसलिए वो इतने फिट हैं। खुद में ही बोल पड़ी। लेकिन ये बात वहीं खड़ी रुक्मणी ने सुन ली और बोली, क्या? आप क्या बोल रही हैं? और मुस्कुराने लगी। रुक्मणी की आवाज सुन मेघना झट से बात को बदलते हुए बोली, वो माँ, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। मैं भी ना कुछ भी बोलती हूँ। बोल जल्दी से घूम गई और काम करने लगी। उसे काम करते देख रुक्मणी भी वहां से चली गई। फिर मेघना खुद में ही बोली, अरे मैं भी ना बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। माँ जी के सामने ही रुद्र जी के बारे में बोलने लगी। अरे वो कुछ गलत समझ लेती तो फिर से मुझसे गुस्सा हो जाती। बहुत मेहनत लगी है माँ जी के गुस्सा को कुछ कम करने के, और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे कि वो मुझसे फिर से नाराज हो जाए। जब तक यहाँ पर हूँ तब तक सभी को खुश रखूँ, यही मेरा फोकस होगा अब से। अब जल्दी से माँ जी के लिए चाय और रुद्र जी के लिए ग्रीन टी बना लेती हूँ। इधर रुक्मणी हॉल में बैठकर आज का पेपर पढ़ रही थी कि तभी दरवाजे पर से किसी ने रुक्मणी को एक अलग ही अंदाज में आवाज देते हुए बोला, हेलो माई सो प्रीटी डार्लिंग, कैसी हो? ये आवाज सुन रुक्मणी एकदम से खुश हो गई और सोफे पर से उठ खड़ी होती हुई बोली, राजीव बेटे, आ गए आप? कैसे नहीं आता? मेरी इतनी प्रीटी आंटी ने बुलाया हो तो ये बंदा कैसे नहीं आएगा? हाँ हाँ बेटा, हम जानते ही थे कि आप जरूर आएंगे, पर इस वक्त यह नहीं समझे, वो भी इतनी सुबह सुबह। वो आंटी, मेरी कुछ मीटिंग थी इसी शहर में कुछ क्लाइंट के साथ, तो मैंने सोचा कि यहीं पर आकर 2-4 दिन रुक जाऊं। काम भी हो जाएगा और आपकी हेल्प भी। क्यों? एक तीर से दो निशाना लगा ना। बोल हंसने लगा और सोफे पर बैठ गया।
हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही किया। और आप तो हमेशा ही एक तीर से दो निशाना करते ही हो। इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या भला? अभी राजीव आकर बैठा ही था कि तभी वहां पर मेघना रुक्मणी के लिए चाय लेकर पहुंच गई। और उसने जैसे ही वहां पर राजीव को देखा तो झट से सर पर पल्लू लेकर अंदर जाने लगी। तभी उसे रुक्मणी वहां पर रोकते हुए कहती है, अरे मेघना, आप ये चाय रखकर कहाँ चल दी? और सर पर पल्लू लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके देवर लगेंगे। और ये कोई बाहर के नहीं है, रुद्र के दोस्त है। और हमारे छोटे बेटे जैसे। क्यों राजीव? जी बिल्कुल आंटी। और ये क्या भेब्स, आप इतनी शर्मा क्यों रही हैं? हम हैं आपके देवर, यानी कि राजीव ठाकुर, कलकत्ता वाले। मेरा मतलब है कि हम कलकत्ता से आए हैं। तभी रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, ये कलकत्ता में रहते हैं। पहले बचपन में यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और अब कलकत्ता में भी अपना बिजनेस करते हैं। नमस्ते, हम आपके लिए अभी नाश्ता बनाकर लाते हैं, बोलकर जाने लगी। तभी उसे राजीव रोकते हुए कहता है, अरे भेब्स, आप कहाँ यूं जाने लगी? बैठिए यहीं पर, अभी तो हम आए ही हैं। अब तो हम यहीं पर रुकने वाले हैं, बाद में खिला दीजिएगा। पहले अच्छे से हमें समझ तो लीजिए। इस पर रुक्मणी हंसने लगी और मेघना की तरफ देखते हुए बोली, इसकी बातों का आप इतना सोच मत कीजिए। ये ऐसे ही सबके साथ मजाक मस्ती करते रहते हैं। आप जाइए, जाकर इनके लिए नाश्ता की तैयारी कीजिए। रुक्मणी की बात सुनकर मेघना चली गई। फिर राजीव रुक्मणी से बोला, आंटी, मेरा यार कहाँ है? जरा उसकी भी तो खैरियत पूछ लूं, वरना वो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देगा कि मैंने अभी तक उसका हालचाल क्यों नहीं लिया। वो ऊपर अपने कमरे में ही है। आप जाइए, उनसे मिल लीजिए। तब तक हम मेघना से बोलकर आप दोनों के लिए आपकी फेवरेट कचौड़ी और चाय भिजवाते हैं। ओके माय स्वीट आंटी, मैं चला, बोलकर वहां से उछलता कूदता सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। अभी वो ऊपर जा ही रहा था कि तभी वहां पर काजल आ गई और उसे देखकर बोली, आंटी, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? काजल की आवाज सुनते ही राजीव फिर से एक बार वापस मुड़ गया और काजल की तरफ आते हुए बोला, आप तो वही नकचढ़ी लड़की है ना, जिसे मेरा यार हमेशा मनाता ही रहता था, क्यों आंटी? उसकी आवाज़ सुनकर काजल फिर से बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नक्सड़ी बोल रहे हो? अपने काम से काम रखा करो, समझे? आइंदा अगर मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बके ना, तो समझ लेना। बिल्कुल गुस्से से लाल हो गई थी। उसको इतना हाइपर देख राजीव बोल पड़ा, अच्छा अच्छा रिलैक्स, इसमें इतना हाइपर होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था, पर आप तो मुझे इतना कुछ सुना दी। काजल ने भी पलटकर जवाब देने में एक मिनट भी नहीं लगाई और बोल पड़ी, मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक फिर कभी मत करना, समझे? मेरे सामने से हटो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आंटी, रुद्र अपने कमरे में ही है ना? पूछ उसकी तरफ देखने लगी। तभी रुक्मणी कुछ बोलती, उससे पहले ही राजीव बोल पड़ा, तो फिर आपकी इच्छा अभी कुछ दिनों तक तो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ अगले कुछ दिनों। और इस वक्त मैं भी जा रहा हूँ अपने दोस्त यानी कि रुद्र से मिलने। तो फिर आपको तो मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी, आखिर मजबूरी में ही सही। वैसे भी मेरी शक्ल काफी अच्छी खासी है, सभी बोलते हैं, क्यों आंटी? राजीव की एक एक बात से काजल और भी ज्यादा चिढ़ती जा रही थी। उसको अब राजीव को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसलिए वो उसे एटीट्यूड देते हुए अपना पैर पटक कर वहां से सीधे रुद्र के कमरे में चली गई। उसको यूं जाते देख राजीव काफी हंसने लगा और रुक्मणी को देखकर बोला, एक नंबर की झगड़ालू है ये मोहतरमा आंटी। इस पर रुक्मणी भी मुस्कुरा दी और बोली, आप भी कुछ कम नहीं है। आपने उसे बहुत परेशान किया है इस वक्त। हमने कुछ नहीं बोला तो ये मत समझिए कि हमें समझ में नहीं आया कि कौन कैसे परेशान कर रहा था। इस पर राजीव उनके कंधे के पीछे से लटकते हुए बोला, ओफो आंटी, अब इतना मस्ती तो बनता है ना, वरना हम बोर हो जाएंगे। और हमें बोर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए हमें फ्री कर दीजिए। इस पर रुक्मणी भी उसके गाल को हल्के से थपथपाते हुए बोली, अच्छा, अब आप जाकर रुद्र से मिल लीजिए। काजल भनकती हुई रुद्र के कमरे में पहुंच गई। वहां पर चिढ़ते हुए गुस्से में बेड पर बैठ गई। रुद्र की नजर जब काजल पर पड़ी तो उसे थोड़ा अजीब लगा कि काजल का चेहरा इतना बनाया सा क्यों लग रहा है। और इसलिए वो अपनी मैगजीन का किताब साइड में रखते हुए काजल की तरफ देखते हुए बोला, अरे काजल, तुम्हें अब क्या हो गया? क्या फिर तुमने मेघना से लड़ाई करी है?
आखिर तुम हमेशा उससे लड़ती क्यों रहती हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो कुछ महीनों में यहाँ से चली जाएगी। रुद्र, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सबसे ऐसे ही लड़ती रहती हूँ? इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं, समझे। उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। गुस्से में ही बोली। तो फिर क्या वजह है तुम्हारे इतना गुस्सा की? वो तुम्हारा दोस्त आया हुआ है ना, उसी की वजह से मेरा मूड खराब हुआ पड़ा है। आते ही उसने मेरे साथ लड़ाई शुरू कर दी और ऊपर से मुझे उससे कुछ बोल देता है। एक तो यहाँ पर आदम का है, ऊपर से मुझे ही बोलता है कि मैं लड़ाकू हूँ। मैं लड़ती रहती हूँ। अब पता नहीं कितना दिन यहाँ पर रहने वाला है। अरे अरे, थोड़ा सांस तो ले लो। आखिर क्यों बेचारे को इतनी गाली दिए जा रही हो? पहले बताओ तो वो बंदा है कौन? अभी रुद्र के पूछने पर काजल उसे कुछ बता पाती, तभी राजीव कमरे के अंदर आते हुए मजाकिया अंदाज में बोला। अरे रुद्र मेरे यार, ये मोहतरमा इतनी तारीफ और किसकी कर सकती हैं? मैं ही हूँ वो जनाब, जिसके बारे में इतना खूबसूरती से तारीफ कर रही हैं ये लड़ाकू। रुद्र की नज़र जैसे ही राजीव पर पड़ी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद राजीव उससे मिलने आया था। उसे देखते ही रुद्र बोला, अरे यार तू यहाँ पर, जल्दी से आप गले तो लग जा। आज कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, कितना हैंडसम हो गया है। यह सुनकर काजल धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, हम सबसे ज्यादा हैंडसम तो यही ना बचा है दुनिया में। यह रुद्र बिना कैसे इससे दोस्ती कर सकता है? कितना बोलता है, वो भी एकदम से बेहुदा टाइप से। काजल को फुसफुसाता हुआ राजीव सुन लेता है और फिर कमेंट करते हुए रुद्र की तरफ देख बोलता है, क्या यार तुम्हारे कमरे में ये भिन भिन क्या कर रही है? लगता है काफी मक्खियां हैं तुम्हारे कमरे के अंदर। फिर से एक बार राजीव काजल को गुस्सा दिला देता है और ये सुन काजल बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए रुद्र से बोल पड़ती है, देखो रुद्र, ये फिर से मुझे ताने मार रहा है। मैं बोल रही हूँ कि अगर इसने फिर से मुझे कुछ बोला तो मैं इसे यहीं पर मार डालूंगी। जब से आया है मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। प्लीज काजल, तुम थोड़ी देर कमरे से बाहर चली जाओ ना। इससे तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और माँ का भी मन लग जाएगा। उनके पास जाकर बैठो, तब तक मैं इसे समझा देता हूँ कि आगे से तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। रुद्र ने बोला। यह सुनकर काजल मनी मन पहले तो सोची अच्छा ही है, नहीं तो ये मेरा सारा खून पानी बना देगा। ऊपर से आजकल आंटी भी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, उन्हीं को घर पर रख लेती हैं। काजल को चुप खड़े देख रुद्र बोला, क्या हुआ काजल, तुम क्या सोचने लग गई? रुद्र की आवाज सुनकर काजल उसकी तरफ देख बिना कुछ बोले ही चली गई। उसके जाते ही राजीव रुद्र की बगल में जाकर बैठा और बड़े अटपटे से बोला, क्या भाई, तू इस लड़की को जेल कैसे लेता है? अच्छा हुआ कि तेरी शादी इससे नहीं हुई, वरना ये तो तुम्हें अपना गुलाम ही बना कर रखती। अभी नीचे मेघना भेद से मिलकर आया हूँ। वो कितनी शांत और साय है, और एक यह है जो हमेशा लड़ने की ही सोच कर बैठी रहती है। अच्छा तू ये सब छोड़ना, काजल बुरी नहीं है। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं भी उसी को अपनी पत्नी बनाने का सपना देखा था, पर कुछ ऐसा हुआ जो ये सब हो गया। वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। फिलहाल तू ये बता कि अभी इतना सुबह सुबह किसे हाजिर हुए? बिना किसी कारण के तो तुम आने से रहे। तो बता क्या काम है? नहीं यार, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बहुत दिनों से तुझसे मिला नहीं था, ऊपर से तुम्हारे एक्सीडेंट वाली बात सुनकर मिलने का मन हुआ, सो मिलने चला आया। और जो काम पेंडिंग थे यहाँ के, वो भी कर लूंगा। वैसे अब क्या तू मुझे बस ऐसे ही बिठाए रखेगा या कुछ पिलाएगा भी? कितना दिन हो गए साथ में एक पैक सेक भी नहीं लगाए हैं। जरा धीरे बोल, अगर माँ ने सुन ली ना तो फिर समझ लो, तब मैं भी तुम्हें नहीं बचाने आने वाला हूँ। वैसे एक बोतल तो है मेरे पास, पर वो मैंने छुपा कर रखी है। तू दरवाजा बंद कर, तब तक मैं निकालता हूँ। ये सुन राजीव खुशी से बोला, यह हुई ना बात, तू निकाल, मैं अभी दरवाजा बंद करता हूँ। बोल उठकर दरवाजा बंद करने गया और जैसे वो दरवाजा बंद करता, बाहर मेघना हाथ में ट्रे लिए वहां पहुंच गई और राजीव की तरफ देखते हुए बोली, आप ये दरवाजा क्यों लगा रहे हैं? अब मेघना के सवालों का क्या जवाब दे, ये सोच ही रहा था कि तभी तुरंत मजाकिया अंदाज में उसके हाथों से ट्रे लेते हुए बोला, मैं भला दरवाजा क्यों बंद करूंगा भेब्स? रुद्र मेरा गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है जो दरवाजा बंद कर उसके साथ रोमांटिक बात करूंगा। बोलकर हंसने लगा और बोला, मैं तो नीचे ही आ रहा था नाश्ता मांगने के लिए, क्योंकि मुझे अब भूख लग गई है। हाँ मेघना, ये एक नंबर का भुक्कड़ है। यहाँ पर इतना देर बिना खाने का रह गया, यही काफी है। अब ये तुम्हें हमेशा खाते ही दिखेगा।
राजीव के आने से रुद्र के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर मन ही मन मेघना काफी खुश थी और बोली, चलो कम से कम इतना कुछ होने के बाद इनके चेहरे पर यह खुशी देखने को तो मिली। बोलकर वहां से जाने लगी। तब राजीव मेघना से बोला, बेब्स आप भी आओ, हम लोगों के साथ एंजॉय कर लो और साथ में बैठो। यह सुनकर जहाँ एक और रुद्र थोड़ा सैड टाइप सा हो गया, वहीं मेघना भी झट से ना बोलकर वहां से चली गई। रुद्र अलमारी से एक वाइन का बोतल निकाला। तब तक राजीव भी दरवाजा लगा बेड पर उछलते हुए बैठ खुशी से बोलता है, आज कितने दिनों के बाद जाकर हम यार मस्ती करेंगे। रुद्र भी खुश था अपने दोस्त के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके। लेकिन जब मेघना वहां से आई तो उसे ऐसा लगा कि शायद उसके जाने से राजीव कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसको जानबूझकर जल्दी वहां से भेज रहे थे। लेकिन बात क्या हो सकती है, यह बात मेघना के दिमाग में चल रही थी। तभी उसे रास्ते में रुकमणी मिली और वो मेघना को किसी ख्याल में डूबे चलते देख पूछी, अरे मेघना, आप ये क्या सोचते हुए चली जा रही हैं? अगर कहीं गिर गई तो ध्यान से चलिए। मेघना रुकमणी की आवाज़ सुनकर झट से उनकी तरफ देखते हुए बोली, वो कुछ भी तो नहीं, वो तो बस ऐसे ही। आपको कोई काम था क्या? नहीं, हम तो बस रुद्र को देखने ही जा रहे थे। एक बार देख ले वो दोनों क्या कर रहे हैं। बोलकर आगे बढ़ने लगी। मेघना कुछ देर तो कुछ नहीं बोली, फिर अचानक से आगे बढ़ रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हुए बोल पड़ी, वो माँ जी, आप वहां नहीं जा सकती हैं। रुक्मणी मेघना को ऐसे करते देख हैरान हो गई और बोली, हम क्यों नहीं वहां जा सकते हैं? आप कहना क्या चाह रही हैं? मेघना ने पहले तो रुक्मणी का हाथ जल्दी से छोड़ दिया और फिर जल्दी जल्दी बोल पड़ी, वो माँ, अभी तुरंत मैं उनके कमरे में चाय नाश्ता देकर आई हूँ। अभी वो नाश्ता करते होंगे। अगर आप जाएंगी तो फिर उन्हें डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने आपको अभी जाने से मना किया। और कोई बात नहीं है, अगर आप जानना चाहती हैं तो जा सकती हैं। कोई बात नहीं, हम बाद में ही चले जाएंगे। अभी वो दोनों अपनी पुरानी बातें याद करते होंगे और इस वक्त हम जाकर नहीं चाहते हैं कि उनकी बातों में खलल डालें। हम बाद में ही चले जाएंगे। रुक्मणी ये बोलकर वहां से तो चली गई, पर वहीं से गुजर रही काजल उनकी बात सुन लेती है। मन में सोचने लगती है कि आखिर मेघना ने आंटी को रुद्र के कमरे में जाने से मना क्यों किया। जरूर कुछ तो पकड़ा है उसके दिमाग में। इसीलिए वहां से दोनों के जाने के बाद काजल चुपके से रुद्र के कमरे के बाहर पहुंच गई और चुपके से दरवाजे को खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद पाई। अरे ये क्या, ये दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? आखिर इन दोनों ने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों कर रखा है? जरूर कोई बात है, मैं खिड़की की तरफ से पता करने की कोशिश करती हूँ। बोलकर जल्दी से खिड़की के पास पहुंची और वहां से झांक कर देखी तो अंदर का नजारा देख होठों पर मुस्कुराहट आ गई और खुद में ही धीरे से बोली, वाह, यहाँ तो कुछ अलग ही माहौल बना हुआ है। अब मैं ये बात आंटी को ना बताऊं, ये कैसे हो सकता है? और इससे मेरा काम भी हो जाएगा। एक तो आंटी की नज़रों में अच्छी भी बन जाऊंगी और रुद्र को ये बता दूंगी कि मेघना ने आंटी को ये बात बताई है। इससे उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाएगी। जब से वो लड़की यहाँ पर आई है, रुद्र मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हर समय बस उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, उसी के बारे में बात करता रहता है। बोल वहां से रुक्मणी के कमरे की तरफ चल दी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठ कुछ काम कर रही थी कि तभी काजल अंदर आते हुए बोली, आंटी आप क्या कर रही हो? आपको रुद्र ने बुलाया है। मैं अभी कुछ देर पहले वहीं से आई हूँ। इस पर रुक्मणी बोली, रुद्र हमें बुला रहे हैं, पर वो तो राजीव के साथ है ना, तो फिर कोई काम है क्या? इस पर काजल बात को घुमाते हुए बोली, वो आंटी मुझे यह बात तो नहीं बताई, सिर्फ बोला कि मैं आपको बोल दूं। इस पर रुक्मणी भी उठते हुए बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही जाकर देख लेती हूँ, हो सकता है कुछ काम आ गया हो उन्हें। बोलकर चली गई और जब रुक्मणी वहां पर पहुंची तो दरवाजा बंद देख उसे खटकाते हुए बोली, रुद्र, ये आपने दरवाजा क्यों लगा रखा है? दरवाजा खोलिए। रुक्मणी की आवाज सुन दोनों घबरा गईं और राजीव घबराता हुआ बोला, ओ सीट, ये आंटी कहाँ से आ गई? कहीं भेब्स ने इन्हें बता तो नहीं दिया? इस पर रुद्र भी घबराहट से बोला, पर उसे इस बारे में पता कहाँ है कुछ। तब रुद्र ने बोला, तो फिर आंटी यहाँ पर कैसे? अब जो भी हो दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा ना। रुद्र राजीव की तरफ एक सुगंध वाली कुछ देते हुए बोला, ले इसे खा ले, इससे कुछ तो उसकी गंध कम हो जाएगी। राजीव अपने पैर पर थोड़ा इधर उधर लड़खड़ाता हुआ दरवाजा खोल बोला, अरे मेरी प्यारी आंटी, आप यहाँ पर? राजीव के मुंह से महक अभी भी आ रही थी। रुक्मणी को कुछ अजीब सा लगा, इसलिए वो बोल पड़ी, ये आपके मुंह से कैसी गंध आ रही है?
और रुद्र, आपने हमें बुलाया था, क्या काम है? लेकिन ये बोलते हुए रुक्मणी जैसे ही अंदर पहुंची, उसे समझते जरा भी देर नहीं लगी कि वहां पर शराब की बदबू आ रही है। और जैसी उसे ये बात पता चली तो वो रुद्र की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी और उसकी तरफ बड़ गुस्से से पूछी, रुद्र, जो हम पूछ रहे हैं उसका बिल्कुल सही सही जवाब दीजिएगा, वरना फिर सोच लीजिए क्या आपने शराब पी रखी है। सच बोलिए रुद्र। वो आंटी, वो थोड़ा नशे में ही था इसलिए जुबान लड़खड़ा रही थी, पर फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा था। आंटी, रुद्र की कोई गलती नहीं है। अभी राजीव आगे और कुछ बोल पाता, रुक्मणी ने उसे बीच में ही रोकते हुए बोल दिया कि वो अभी नशे में है, इसलिए कल उनसे बात करेंगे। रुद्र अपनी माँ के पास जाते हुए घबराते हुए बोल पड़ा, माँ मुझे माफ कर दीजिए। वो राजीव की जिद करने पर हमने जरा सी पी ली, पर आगे से हम कभी भी नहीं पियेंगे, पक्का। लेकिन रुक्मणी थोड़ा नाराज भरी आवाज में ही बोली, कल हम आपसे भी बात करते हैं, इस वक्त आप सो जाइए। बोलकर वहां से चली गई। यह देखकर रुद्र बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मेघना के कमरे में गया और उसका हाथ गुस्से से पकड़ते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुमने माँ से मुझे ही डांट सुनवा दी। आज फिर एक बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ मुझसे नाराज हो गई। सही कहती है काजल, तुम जैसी लड़की बस सीधी होने का दिखावा ही कर सकती हो और कुछ नहीं। बोलकर वहां से गुस्से में चला गया। मेघना को तो ये बात तक नहीं पता थी कि आखिर रुद्र उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे, और उसने पूछना चाहा तो उसे कुछ बताया भी नहीं। अब अकेले कमरे में बैठ वो वही सोच में पड़ गई, आखिर उसकी क्या गलती थी जिसकी वजह से माँ रुद्र जी से गुस्सा हो गई। ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। मेघना अपने कमरे में बैठे रात भर रुद्र की कही गई एक एक बातों को सोचती रही और खुद को पूछती रही कि आखिर उससे गलती क्या हो गई जिसकी वजह से आज रुद्र जी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। पर उसे कोई जवाब नहीं मिला और वो वही सोचते सोचते फर्श पर बैठी बेड पर सर रखकर सो गई। अगली सुबह तीज का व्रत। मेघना अपने कमरे में सोई ही थी, पर बाकी के दिनों की तरह ही रुक्मणी आज भी सुबह सुबह जागकर नहा धोकर पूजा करके मंदिर गई। जब वो मंदिर गई तो आज उसे फिर मेघना कहीं नजर नहीं आई, इसलिए वो पूजा कर सीधे मेघना के कमरे में चली गई, जहां पर मेघना फर्श पर बैठे हुए ही सोई थी और दरवाजा भी खुला हुआ ही था। यह देखकर रुक्मणी मनी मन बोली, ये दरवाजा खुला छोड़कर ही सो गई, और ऐसे नीचे क्यों सो गई? यह सोचकर जाकर उसके पास बैठ उसे हल्के से हिलाते हुए बोली, मेघना, आप ऐसे यहाँ पर क्यों सो रही हैं? चूंकि रुक्मणी की आवाज सुनते ही मेघना की नींद झट से खुल गई और अपने सामने रुक्मणी को देख फिर से मनी मन खुद को बहुत डांटते हुए बोली, आज तो फिर से लेट तक सोती रह गई ना, फिर माँ आ गई ना जगाने। आखिर मेरी नींद क्यों नहीं खुलती है? सुबह मुझे समझ में नहीं आता है। क्या हुआ आपको? आप क्या सोचने लग गई? हमने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों सो रही हैं। मेघना झट से खुद को फर्श पर से उठाते हुए रुक्मणी जी को गुड मॉर्निंग बोली, माँ, वो बस ऐसे ही रात में नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ पर बैठ गई, और फिर कुछ सोचते सोचते पता नहीं चला कि आँख कब लग गई। सॉरी माँ, आज फिर मेरी आंखें नहीं खुली, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी जागने की, पर पता नहीं लेट कैसे हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आज क्या है ये तो याद है ना आपको? रुक्मणी के पूछने पर मेघना थोड़ा सोचने लग गई, फिर अचानक से याद आ ही गया कि आज तो तीज का त्योहार है, और वो उनकी तरफ देख बोली, हाँ माँ, याद है हमें, आज तीज का त्योहार है। हाँ, आज तीज का त्योहार तो है ही, और साथ में आपकी पहली व्रत भी है जो आप हमारे बेटे के लिए करेंगी, इसलिए आज आप हमारी दी हुई सारी चीजें पहनेगा, हमें अच्छा लगेगा। जी माँ, मैं भी कुछ देर में तैयार होकर बाहर आती हूँ, पर माँ, हमें इस व्रत के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो अगर आप बता देती कुछ तो। थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, इसमें संकोच वाली कौन सी बात है, हम आपको सब अच्छे से बता देंगे। वैसे ये बात तो आप जानती हैं कि यह व्रत हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र और उसकी सलामती के लिए करती है। इसमें सुबह सुबह सभी सुहागिनें नहा धोकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं और दिन भर बिना अन्न जल के ही रहती है। फिर शाम के समय में फिर से पूजा कर अपने पति का आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करती है। रुक्मणी की सारी बात मेघना बड़े ध्यान से सुन रही थी और मनी मन सोच रही थी कि जब रुद्र जी मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करते हैं तो वो मुझे आशीर्वाद क्या ही देंगे। पर फिर भी जब तक हम इस घर में हैं
हम अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, फिर चाहे हमें यह व्रत भी क्यों ना करना पड़े। मेघना यह सब सोचकर रुक्मणी जी के जाने के बाद जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। आज वो बाकी दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि एक तो वो गोरी ऊपर से लाल साड़ी उस पर बहुत जच रही थी। माथे पर एक लाल बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, हाथों में लाल चूड़ियाँ, पूरी तरह से चांद का टुकड़ा लग रही थी। जब रुक्मणी की नज़र उस पर गई तो वो कुछ देर तो मेघना को बस निहारती रह गई। फिर झट से उसके पास जाते हुए अपनी आंखों से काजल ले उसकी कानों के बगल में लगाते हुए बोली, आज आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, कहीं आपको किसी की नज़र ना लग जाए, इसीलिए काला टीका लगा लीजिए। खुद की तारीफ सुनकर मेघना के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई और वो रुक्मणी की तरफ देखते हुए उन्हें थैंक यू बोली। लेकिन तभी ये सब बाहर से आ रही काजल ने देख लिया और गुस्से में तनतनाते हुए अंदर आती ही बोली, आंटी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने इस मिडिल क्लास लड़की को तीज का व्रत क्यों रखने दिया? यह हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है ना? काजल पहले तो आप मेघना को उसके नाम से पुकारिए, ये लड़की क्या होता है? और एक बात और, इस वक्त रुद्र के लिए तीज का व्रत सिर्फ यही रख सकती है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है ना कि आप। हाँ, जब आप बन जाएंगी तब आप रख लीजिएगा व्रत। रुक्मणी जी थोड़ा रूडली ही बोली, आंटी आप ये मुझसे आज कैसी बातें कर रही हैं? इससे पहले तो आप मेरे साथ ऐसे कभी बात नहीं करी थी। ये सब सिर्फ इस लड़की की वजह से हो रहा है। जब से ये लड़की यहाँ पर आई है मेरी सारी की सारी खुशियों पर हक जमा कर बैठ गई है। देख लेना, दूसरों का हक छीनकर तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती है। और वैसे भी भले ही आंटी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया होगा, पर रुद्र मेरा है और बहुत जल्द तुम्हें अपनी औकात समझ में आ जाएगी। वैसे कल तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि रुद्र तुम्हें कितना मानता है। चिढ़ाते हुए बोली। काजल की बात रुक्मणी को समझ में नहीं आई, इसलिए वो काजल से झट से पूछी, ये आप किस बारे में बात कर रही हैं काजल? क्या हुआ कल? अब मेघना को लगा कि शायद ये सब बात जानकर रुक्मणी रुद्र से और नाराज ना हो जाए, इसीलिए वो झट से बीच में ही बोलकर बात को बदलते हुए बोली, देखिए प्लीज आप दोनों मेरी वजह से झगड़िए मत। और काजल आप बेकार में परेशान हो रही हैं, यह सब मैं सिर्फ माँ के कहने पर कर रही हूँ और मुझे अपनी और इस रिश्ते की सच्चाई अच्छे तरीके से पता है और ना ही मैं आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ एक बहू होने के नाते सारा काम करती हूँ, बस और कुछ नहीं है। मेघना की यह बात सुनकर रुक्मणी के मन में थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि अभी तक ना तो रुद्र और ना ही मेघना अपने रिश्ते को पहचान पाए हैं, बल्कि ये दोनों सिर्फ इसे मजबूरी की डोर समझकर झेल रहे हैं। यह सोचकर थोड़ी दुखी हो गई, पर वो किसे ये बात समझाती, इसलिए इस बात को यहीं पर छोड़ मेघना को पूजा करने के लिए बोल अपने कमरे में चली गई। काजल रुक्मणी की कही हुई बातों से बहुत ज्यादा आहत थी। आखिर आज पहली बार था जब रुक्मणी उससे इस तरीके से बात करी थी, इसलिए उसने अपने मन में सोच लिया कि अब चाहे उसे कुछ गलत भी क्यों ना करना पड़े, पर वो रुद्र को पाने के लिए वो भी करेगी। आखिर अच्छा रहकर भी उसे क्या मिला? शुरू से ही वो रुद्र से प्यार करती रही और जब शादी का वक्त हुआ तो किसी और ने उसकी जगह ले ली और वो चुपचाप देखती रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। यह सब सोचकर उसने अपने हाथ को कसकर मुट्ठी बांध ली और अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसको ऐसा करते भाई सीढ़ियों के पास खड़े राजीव देख लेता है और उसके पास वही मजाकिया अंदाज में आते हुए कह देता है, क्या हुआ मिस अकड़ू, आज किस पर फटने की सोच रही हो? बोल हंसने लगता है। काजल उसकी बातों को सुन उसकी तरफ देख बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली गई। राजीव भाई खड़े आश्चर्य में पड़ गया और खुद में ही बोल पड़ा, अरे आज इस मोहतरमा को क्या हो गया? मेरे मजाक करने पर भी भड़की नहीं और बिना सुनाए ही चली गई। लगता है जरूर कुछ दाल में काला है। खैर मुझे क्या, चलो रुद्र को देखता हूँ, बेचारा कल आंटी की डांट सुनने के बाद कैसा है। कह हंसते हुए उसके कमरे की तरफ चला गया। रुद्र अपने कमरे में स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था। चूंकि काफी दिन बीत गए थे, उसकी छुट्टी भी खत्म हो गई थी और वो ठीक भी हो चुका था, इसीलिए अपनी यूनिफॉर्म पहने शीशे के सामने बाल बना रहा था। तभी पीछे से राजीव आते हुए बोला, क्या बात है ब्रो, लगता है कल आंटी की डांट कुछ कम पड़ी है, शायद इसीलिए चेहरा खिला खिला सा है। अच्छा बेटा आ गया तू, कल तो माँ के सामने एकदम चुप होकर खड़ा था और अब देखने आया कि मेरा क्या हाल है। तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी राजीव। सॉरी सॉरी बडी, वो मैं क्या करता। तू तो जानता ही है ना कि अगर उस वक्त
आंटी को कुछ बोलता तो वो मुझे भी डांटने लगती, इसीलिए चुप ही रह गया। अच्छा ठीक है, मैंने माफ किया। अब चल मुझे जाने दे, आज मुझे स्टेशन भी जाना है। आज बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले दिन ही लेट हो जाऊँ। ठीक है, चल तब शाम को मिलते हैं। वैसे मुझे भी कुछ काम है तो मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ। यह बोलकर राजीव जाने लगा। तभी वहां पर मेघना आ गई और रुद्र की तरफ अपनी नजर नीचे किए हुए ही धीरे से बोली, वो रुद्र जी, माँ ने बोला है कि आप आज शाम में थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। रुद्र भी थोड़ा रूडली ही बोला, क्यों, माँ को कुछ काम था क्या? वैसे मैं ट्राई करूंगा, माँ को बोल देना। इन दोनों के आपस की बात सुनकर राजीव को कुछ आइडिया सूझा और वो जानबूझकर रुद्र के दरवाजे को अपने हाथों से जोर से पकड़ते हुए बाहर निकल गया, जिससे वो दरवाजा बंद हो गया और जोर से खींचने के कारण वो अटक गया। दरवाजे के जोर से आवाज करने के कारण रुद्र और मेघना दोनों उधर हैरानी से देखने लगे और जब दरवाजा बंद देखा तो जल्दी से रुद्र वहां पर जाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिससे वो काफी परेशान हो गया क्योंकि आज उसे स्टेशन पर समय से पहुंचना था और यहाँ दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। यह देखकर मेघना रुद्र के पास आते हुए धीरे से बोली, देखिए रुद्र जी, आप परेशान मत होइए, थोड़ा शांत हो जाइए। आप पहले राजीव को एक बार कॉल लगाइए। लगता है दरवाजा जोर से खींचने की वजह से अटक गया है। शायद बाहर से कोशिश करने पर खुल जाए। वैसे ही पहले से काफी गुस्सा था मेघना से, कुछ गलतफहमी की वजह से। ऊपर से इस वक्त उसकी आवाज सुनते ही उसी पर भड़क गया और बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सारी की सारी प्रॉब्लम ही तुम्हारी वजह से ही होती है। जिस दिन से तुम मेरी लाइफ में आई हो, उस दिन से ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जिस दिन मैं सुकून से जी सकूं। बस जल्दी से ये महीने जल्दी से बीत जाएं, फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। यह सब वो मेघना को बिना देखे ही सुनाया जा रहा था, जिससे मेघना काफी हर्ट हो गई क्योंकि उसने रुद्र से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो उसके साथ कभी ऐसा भी व्यवहार करेगा। पर वो इस वक्त रुद्र को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से रुक्मणी जी को कॉल कर बोली, हेलो माँ जी, वो आप जल्दी से रुद्र जी के कमरे के बाहर आ जाइए ना। देखिए, पता नहीं कैसे उनके कमरे का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है और उन्हें स्टेशन जाने के लिए देरी हुई जा रही है। प्लीज आप राजीव जी को लेकर जल्दी से ये गेट खुलवाइए, मैं अंदर ही फंस गई हूँ। अच्छा आप घबराइए मत, हम आ रहे हैं। कोई बात नहीं, शायद दरवाजा जाम हो गया होगा, बोलकर फोन कट कर देती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, वाह ये हुई ना बात। अब जल्दी जाकर दरवाजा खोल देते हैं, वरना अगर काजल को ये बात पता लगती है तो फिर से ड्रामा करना शुरू कर देगी और उसके चक्कर में रुद्र बेकार में ही मेघना पर गुस्सा करने लगेंगे। ये सोचकर रुक्मणी अपने साथ राजीव को लेकर रुद्र के दरवाजा खुलवाने पहुंच गई। कुछ देर के बाद दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजीव रुद्र के पास जाते हुए सॉरी बोलने लगा और बोला, यार मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुझे स्टेशन जाने में और देर हो गई, पर मैंने सच में जानकर नहीं किया था। पता नहीं कैसे दरवाजा अटक गया। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस कुछ हालात ही ऐसे हैं जिसे हमें झेलना ही पड़ जाता है, बोलकर रुक्मणी के पैर को छू चला जाता है। रुद्र की बातों का इशारा मेघना बखूबी समझ रही थी कि उसने किसकी तरफ इशारा करते हुए बोला। ये बात वहां पर मौजूद रुक्मणी और राजीव को भी समझते देर नहीं लगी कि रुद्र के कहने का मतलब क्या था। पर वो लोग इस बात से अनजान बन मेघना की तरफ बढ़ते हुए बोली, चलिए मेघना, आज आपका व्रत है, कुछ देर आप आराम कर लीजिए, वैसे भी अभी दिन भर बाकी है, पानी भी आप नहीं पी सकती हैं, इसलिए आपको अभी आराम करना चाहिए। इस पर राजीव भी मजाकिया अंदाज में बोला, हाँ भेप्स, आराम कर लीजिए, नहीं तो आपको भूख लग जाएगी और खाना तो आपको मिलने नहीं वाला है। क्यों माई स्वीट आंटी? उसकी हल्की कॉमेडी से मेघना के चेहरे पर हल्की सी स्माइल तो आ गई, जिसे देखकर दोनों को अच्छा लगा। रुक्मणी राजीव को इशारा कर अपने कमरे में आने के लिए कहती हैं, जिसे राजीव समझ लेता है और वो भी रुक्मणी के साथ उनके कमरे में चला जाता है। जब वो दोनों कमरे में पहुंचे तब राजीव ने रुक्मणी से सवाल करते हुए कहा, आंटी आपने मुझे कमरे में क्यों आने को बोला? क्या हुआ, आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं। हाँ बेटा, परेशान तो हम हैं ही, और आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते ही हैं कि हमारी परेशानी का कारण क्या है। ओहो आंटी, आप उस बात को लेकर अभी तक परेशान हैं। आपने मुझे यहाँ और जिस काम के मकसद से बुलाया है ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ
कि मैं आपका वो काम पूरा करके यहाँ से जाऊँगा। हाँ बेटा, हमें आप पर पूरा यकीन है, पर हम काजल को अच्छी तरह से जानते हैं। वो आपके हर काम में कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर डालेगी और हम ये सोच सोच कर परेशान हुए जा रहे हैं, कहीं वो अपने गुस्से में मेघना को कोई चोट ना पहुँचा दे। राजीव रुक्मणी के दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, उस बात की चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए आंटी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दें। बिल्कुल आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर तो आप अपने बेटे को जानती हैं, उसका जिम्मा भी वो मेघना पर डाल देगा कि वो आपका ख्याल नहीं रखती है। ये बात सुनकर दोनों थोड़ा मुस्कुरा दिए। ये सारी की सारी बात रुक्मणी के कमरे के बाहर चुपके से खड़ी काजल सुन रही थी। उसे पूरी बातों को समझ में नहीं आई, इसलिए वो खुद मन में संदेह भरे सवाल से बोली, आखिर ये राजीव आंटी को इतना क्यों मस्का लगा रहा है और ये दोनों बात किस बारे में कर रहे हैं और राजीव यहाँ पर किस मकसद से आया है, आखिर माजरा क्या है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पर मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती हूँ। इस बात का पता तो मैं बहुत जल्दी ही लगा लूंगी, पर इस वक्त मुझे उस मिडिल क्लास लड़की का फास्ट किसी तरह से तोड़वाना है। बड़ी आई वो मेरे रुद्र के लिए फास्ट रखने वाली। पता नहीं ये आंटी को क्या हो गया है, जब से उसने रुद्र की जान क्या बचा दी है, तब से आंटी तो उसी में आगे पीछे घूमने लगी है। पर मैं अपने रुद्र को उसकी भोली सूरत के पीछे चली चाल में नहीं फंसने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है, मैंने उसे बचपन से प्यार किया है, वो ऐसे ही मुझे नहीं छोड़ सकता है। यह सोचकर वो अपने पैर को पटक कर वहां से गेस्ट रूम की तरफ चल पड़ी, यह देखने कि आखिर मेघना कर क्या रही है। जब काजल मेघना के कमरे के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि काजल बहुत ही खुशी से जो साड़ी उसे रुक्मणी जी ने दी थी उसकी तरफ देखे जा रही थी। यह देखकर उसका गुस्सा तो और बढ़ गया और खुद में ही बोलते हुए कही, आज ये मेरा हक लेकर कितना मुस्कुरा रही है। इस साड़ी पर तो सिर्फ मेरा हक था, पर आज आंटी ने यह सब इसे दे दिया और बोल दिया कि वो रुद्र की पत्नी है। खुश होले मिडिल क्लास लड़की, आज मैंने सोचा था कि तेरा फास्ट तोड़वा दूंगी, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं तुझे ऐसे ही बिना पानी के एक बूंद देखो कैसे तरसाती हूँ। अब देखो तुम, बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे रुद्र के लिए व्रत रखने का, अब करो तुम उसका इंतजार, मैं तो चली उसके साथ घूमने। बोलकर घर से अपना पर्स ले निकल गई और कुछ देर में ही वो रुद्र के स्टेशन के बाहर पहुंच गई। जब वो वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र अपने कुछ स्टाफ के साथ बाहर खड़े किसी बात को लेकर बात कर रहे हैं। तभी उसने जानबूझकर वहां पर अपनी गाड़ी को रोक ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कि उसने रुद्र को नहीं देखा है और गाड़ी पर लात मारते हुए जानबूझकर जोर जोर से बोलने लगी, हो सेठ, ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था, अब मैं कैसे जाऊंगी। पता नहीं ये गाड़ी भी मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करती है। वो ये सब बोले जा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर जब रुद्र उसकी तरफ मुड़ा तो काजल को देखकर बोला, अरे ये यहाँ पर, और ये इतना गुस्से में क्यों लग रही है, अब क्या हुआ। उसकी ये बात सब बाकी के स्टाफ सुनकर बोले, सर आप ये सब क्या बोल रहे हैं, किसको गुस्सा आ गया है। इस पर रुद्र झट से उन लोगों को बोला, वो कुछ नहीं, बस कुछ काम याद आ गया, तुम लोग अभी जाओ, हम बाद में इस मैटर के बारे में बात करते हैं। इस वक्त मुझे कुछ काम याद आ गया। रुद्र की बात मानकर सभी स्टाफ वहां से तो चले गए, पर रुद्र के आगे बढ़ते ही उन स्टाफ में से एक बोल पड़ा, अरे जानते नहीं हो, वो सामने जो गाड़ी के पास खड़ी है वो सर की गर्लफ्रेंड है। सर की भी ऐसा है, एक घर पर बीवी बना कर रखी है और दूसरी को गर्लफ्रेंड, वाह किस्मत हो तो ऐसी। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। ये बात रुद्र ने सुन ली और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया और तेजी से मुड़ते हुए उसके पास जा पहुंचा और उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से से आंखें बड़ी कर बोला, क्या बोला, जरा फिर से एक बार बोल तो, हिम्मत कैसे ही तुम्हारी ये सब बोलने की। सर सर सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, वो गलती से मुंह से निकल गया। घबराते हुए बोला, गलती से निकल गया, तो तुम गलती से ऐसे ही किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे। ये तुम्हारी पहली गलती समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर आगे फिर तुमने ऐसा कुछ बोला या किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। बोलकर उसके कॉलर को झटक कर छोड़ दिया और जल्दी से काजल की तरफ चला गया। काजल जानबूझकर रुद्र की तरफ मुड़ते हुए अनजान बनने का नाटक कर बोली, अरे रुद्र, तुम यहाँ पर। हाँ वो मैं कुछ काम से यहीं पर था, लेकिन तुम इतना गुस्से में क्यों लग रही हो, और ये जा कहाँ रही थी तुम। देखो ना रुद्र, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदने थे, इसलिए मैं शॉपिंग पर जा रही थी,
अब तुम्हारे पास तो वैसे भी मेरे लिए कोई टाइम है नहीं, क्योंकि अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही शॉपिंग पर चली जाऊं। पर ये देखो ना, गाड़ी को बीच रास्ते में क्या हो गया। इसने भी मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? यहाँ पर तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। अपनी परेशानी दिखाती हुई बोली। देखो काजल, तुम मुझे बार बार जानबूझकर उस बात को याद मत दिलाया करो। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें काफी सफर करना पड़ा है, पर अब तो लगभग एक मंथ ही बचा है ना। वैसे भी मैं भी इस रिश्ते से काफी उलझ गया हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। तो बस कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से ये सब हो गया। अच्छा बोलो, तुम्हें कहाँ जाना है? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। काजल जो चाहती थी, रुद्र के मुंह से बिल्कुल वैसी ही बात सुन बहुत ज्यादा खुश हो गई और खुशी से बोली, क्या सच में तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? तुम झूठ तो नहीं ना बोल रहे हो? अरे नहीं, मैं सच में चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी बाइक लेकर आता हूँ। वैसे भी यहाँ पर तो कोई और वाहन मिलने से रहा। बोलकर बाइक लेने चला गया। काजल वहीं पर खड़ी, चेहरे पर अलग सा ही मुस्कान बिखेरे मन ही मन बोली, मुझे पता था रुद्र मुझे शॉपिंग पर जरूर ले जाएगा, इसीलिए तो मैंने ये सब नाटक करा। अब देखती हूँ उस मिडिल क्लास का व्रत कैसे पूरा होता है, और वो कब तक रुद्र का इंतजार कर भूखी बैठी रहेगी। क्योंकि अब बिना रात से पहले तो मैं रुद्र को घर जाने नहीं दूंगी। उससे पहले शॉपिंग पर, फिर उसके साथ लंच करूंगी। चलो इसी बहाने उसके साथ टाइम बिताने का मौका भी मिल गया। तब तक रुद्र वहां पर आ गया और काजल उसके बाइक पर बैठकर दोनों वहां से चले गए। इधर मेघना अपने कमरे में वो लाल वाली साड़ी पहन काफी खूबसूरत लग रही थी। चूंकि शाम का समय हो गया था, तो वो पूजा के लिए रुक्मणी के दिए हुए कपड़े और गहने पहन अपने बालों को संभाल रही थी। जब उसने अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए खुद को शीशे में देखा, तो अचानक से उसके मन में एक सवाल उठा, और वो खुद से ही पूछी कि क्या ये सिंदूर सच में तुम्हारा है या सिर्फ लगाती हो। यह सवाल मेघना को एक झटके में फिर से वहीं पहुंचा दिया जहां पर वो शादी के समय थी। यह शादी एक मजबूरी है। मेघना लाख इन सब बातों को मन से हटाने की सोच रही थी, पर बार बार उसे यही बात याद आ रही थी कि रुद्र जी काजल से प्यार करते हैं, और उन्होंने मजबूरी में उसकी मांग में वो सिंदूर डाल दिया था। नहीं तो रुद्र कभी भी मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करता। यह सब सोच उसकी आंखों से आंसू भी निकले, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोली, मैं रो क्यों रही हूँ? यह सब तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि रुद्र जी काजल के हैं, तो फिर मुझे यह सब क्या हो रहा है? यह सब बातें मुझे अपने दिमाग से निकालनी होंगी। मेघना तैयार होकर अपने कमरे में बैठ रुद्र के आने का इंतजार कर रही थी। रुक्मणी और राजीव भी रुद्र का ही वेट कर रहे थे, पर शाम से अब ज्यादा टाइम हो चला था, पर अभी तक रुद्र घर नहीं आया था। यह देखकर रुक्मणी राजीव से बोल उठी, अभी तक मेघना भूखी प्यासी बैठी है, पर यह रुद्र का कोई अता पता नहीं है, जबकि हमने उन्हें बोला था कि शाम को जल्दी आ जाए। इस पर राजीव बोलता है, हो सकता है आंटी की रुद्र ट्रैफिक में फंस गया हो, आ जाएगा। तब तक हमें वेब्स के पास रहना चाहिए, वरना उन्हें बहुत अकेला फील होगा। चलिए, बोलकर दोनों वहां पर गए। लेकिन जब ये दोनों वहां पर पहुंचे, तो सामने मेघना को जमीन पर बेहोश गिरे देख दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। रुक्मणी ने जब मेघना को जमीन पर गिरे देखा, तो दौड़कर उसके पास गई और उसके सर को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसे आवाज दे देकर उठाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देती है, तो जल्दी से राजीव से पानी का गिलास मांगा, उसके मुंह पर हल्के से पानी का फुहारा कर दिया, पर फिर भी उसे होश नहीं आता है। यह देखकर अब राजीव को भी टेंशन होने लगी थी, इसलिए वो मेघना को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और रुक्मणी को वहां पर बिठाते हुए बोला, आंटी आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, बेब्स को कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। तब तक आप इनके पैर को मलिए ताकि वो ठंडा ना पड़ सकें। बोलकर दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। रुक्मणी मेघना से बातें करते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिएगा बेटा, हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा कभी ऐसा भी कर सकता है। वो तो कितने समझदार थे, पर अब उन्हें क्या हो गया है, वो समझ में ही नहीं आता है। उन्हें पता था कि हमने उन्हें जल्दी घर आने के लिए बोला है, पर फिर भी वो अभी तक घर नहीं आए, और हमने आपको उनके लिए व्रत रखने के लिए बोला। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। यह सब वो खुद को दोषी मानते हुए बेहोश पड़ी मेघना से कही जा रही थी। तभी राजीव डॉक्टर को लेकर आ गए। जल्दी से डॉक्टर से बोले, डॉक्टर देखिए ना, बेब्स को क्या हो गया है, यह उठ ही नहीं रही है। हमने पानी के छींटे भी दिए,
पर फिर भी ये बेहोशी है। रुक्मणी जी परेशान हो बोली, हाँ डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए, पर हमारी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। आप जल्दी से चेक कीजिए। हाँ हाँ हम देखते हैं, आप थोड़ा शांति बनाए रखिए। बोलकर डॉक्टर मेघना के पास जाकर बैठते हुए उसकी कलाई की नस को अपने हाथों से पकड़ चेक करने लगे। फिर कुछ देर बाद स्टेथोस्कोप अपने कान में लगाकर मेघना के दिल की धड़कन को चेक किया। यह सब देख देख कर रुक्मणी बहुत परेशान और घबरा रही थी। आखिर मेघना को क्या हो गया? इसीलिए राजीव उन्हें बीच बीच में सांत्वना देते हुए कहता कि भेब्स को कुछ नहीं होगा आंटी, आप घबराइए मत, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ देर तक डॉक्टर के चेक करने के बाद डॉक्टर ने मेघना को एक इंजेक्शन लगाई और कुछ पर्ची पर दवा भी लिखकर राजीव को देते हुए बोला, देखिए इनका बीपी बहुत लो हो गया था। अगर कुछ देर तक इन्हें और छोड़ देते तो शायद फिर इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। क्या इन्होंने आज कुछ खाया पिया नहीं है? क्योंकि ये अंदर से काफ़ी कमज़ोर हैं और इन्हें देखने के बाद लगता है कि आज दिन भर भूखी ही हैं और इसी वजह से इनका बीपी लो हो गया था। पर अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर बाद ये होश में आ जाएगी। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। बोलकर डॉक्टर के हाथ से उनका बैग लेकर उन्हें बाहर तक छोड़ने चला गया। इधर रुक्मणी फिर से मेघना के सर के पास बैठ उसके सर को प्यार से सहलाती हुई बोली, हमें माफ कर दीजिए बेटा, यह सब हमारी ही गलती थी। हमें आपसे व्रत नहीं करवाना चाहिए था। ये बात सोच सोचकर हमारी जान निकली जा रही थी। अगर आपको हमारी वजह से कुछ हो जाता तो इसके लिए हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। ये सब बोलते बोलते उनके कानों में बाहर किसी की गाड़ी की आने की आवाज़ आई। वो झट समझ गई कि यह रुद्र की बाइक की ही आवाज़ है और इसीलिए वो मेघना के पास से धीरे से हटते हुए बाहर निकल उसके कमरे के दरवाजे को हल्के से सटा दी और फिर बहुत गुस्से में हॉल की तरफ चल दी। जब रुद्र घर के अंदर आया तो उसके साथ काजल भी थी। ये देखकर रुक्मणी का गुस्सा और बढ़ गया और वो रुद्र के पास जाकर गुस्से से बोली, आज हमने आपको थोड़ा जल्दी आने के लिए कहा था नहीं? पहले हमें यह बताइए आप। रुक्मणी के किए गए सवालों का अभी रुद्र कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही काजल बोल पड़ी। वो आंटी बात दरअसल ऐसी हुई कि अभी काजल यही बोली ही थी कि रुक्मणी उस पर भड़क गई और गुस्सा करते हुए बोली, आपको जरा सा भी अकल नहीं है? आप जो ये रात में रुद्र के साथ घूम रही हैं, ये सब आपके माँ बाप को क्या अच्छा लगेगा? रुद्र की अब शादी हो चुकी है। हाँ हमने माना कि शादी आपसे होने वाली थी, पर हुई तो नहीं है ना। तो फिर आप रुद्र के साथ रात में बाहर किस हक से गई थी? हमने आपको समझाया था ना कि इस समय वो रुद्र की पत्नी मेघना है ना कि आप। तो फिर आप मेरी बातों को समझती क्यों नहीं है? रुक्मणी के काजल को यह सब बोलने पर रुद्र उसके चेहरे को बड़ी हैरानी के साथ देखने लगा और उससे रहा नहीं गया, इसलिए वो बोल पड़ा, माँ ये आपको हो क्या गया है? आप काजल से इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? जब मेघना इस घर में आई थी तब तो आप उसे देखना भी नहीं चाहती थी, पर कुछ ही दिनों में आपने उसे अपनी बहू भी बना लिया और मेरी पत्नी भी। पर आप मेरी बात सुन लीजिए, मेघना सिर्फ यहाँ पर 1 महीने और रहने वाली है, फिर हम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा, वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो फिर आप चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रही हैं? रुक्मणी का रुद्र की बातों ने और गुस्सा बढ़ा दिया और उसके चेहरे को अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर देख बोली, वाह, अब तो आप अपनी माँ को भी पलट कर जवाब देने लगे। हमने तो आपको ये सब कभी नहीं सिखाया था, पर आप ये सब कहाँ से सीख गए? हमने आपको कभी भी ये नहीं बोला कि आप उस लड़की को अपनी पत्नी बना लीजिए। बस हम इतना चाहते थे कि जब तक वो इस रिश्ते में है आप उसके साथ थोड़ा वैसे ही पेश आए। आज हमारे कहने पर वो बच्ची ने आपके लिए तीज का व्रत रखा था, जबकि उसे भी तो यह बात पता थी ना कि यह रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी है और कुछ दिनों बाद नहीं रहने वाला। फिर उसने सिर्फ हमारा मन रखने के लिए व्रत पूरी निष्ठा के साथ किया और एक आप हैं जो हमारे बेटे हैं पर हमारी बातों को नहीं माने, जिसकी वजह से वो बेचारी भूखी बेहोश हो गई। आज अगर हम उन्हें थोड़ी देर और नहीं देखते तो शायद उनके साथ कुछ भी हो सकता था और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आज आपकी वजह से उसकी जान जाते जाते बची है। वो तो राजीव थे हमारे साथ, इसलिए, वरना हम क्या करते पता नहीं। काजल रुक्मणी को मेघना के लिए इतना घबराए देखकर मन ही मन बड़ी कुड़ रही थी और बोल रही थी, हाँ बड़ी आई व्रत रखने वाली, ऊपर से आंटी भी ना रुद्र को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। पर मैं भी यह सब कुछ भी नहीं होने दूंगी। बोल झट से रुद्र के आगे बढ़कर दोनों हाथों को जोड़
आंखों में नकली आंसू भरे रुक्मणी को बोली, आंटी मुझे आप हो सके तो माफ कर दीजिएगा। आज मेघना के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार रुद्र नहीं बल्कि हम है। पर हम सच बोल रहे हैं, हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि आपने रुद्र को आज जल्दी बुलाया था, और ये बात शायद रुद्र को भी याद नहीं रही होगी। इसी वजह से हमें देर हो गई। देखिए काजल, इस वक्त रात हो चुकी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपने घर जाइए। हम कल बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? रुद्र रुक्मणी से आगे बढ़कर मेघना के लिए परेशान होते हुए बोला, माँ, आपको हमें जितना भी डांटना होगा आप डांट लीजिएगा, पर इस वक्त हमें बताइए कि मेघना कहाँ है। मुझे उसे देखना है। उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जल्दी बोलिए ना माँ। वो अभी भी बेहोशी है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। इस वक्त वो उसी कमरे में है। रुक्मणी की इतना कहना था कि रुद्र बिना एक पल वहां गंवाए दौड़कर गेस्ट रूम की तरफ चला गया। रुद्र को ऐसे दौड़ते देख काजल फिर से गुस्सा गई और मनी मन अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांधते हुए बोली, सारा खेल खराब कर दिया इस आंटी ने। अब ये मेरे और रुद्र के रास्ते में आ रही है। ये हम दोनों के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुद्र तो बेचारा उस मिडिल क्लास को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसके लिए परेशान हो रहा है, और आंटी लगी है उसे उसकी बीवी बनाने में। पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आंटी सॉरी, रुद्र सिर्फ मेरा है। काजल को वहीं खड़े देख राजीव बोल पड़ा, क्या हुआ मिस लड़ाकू? अब क्या रात भर यहीं खड़े रहने का सोचा है क्या? आंटी ने तुम्हें जाने के लिए बोला है। अब रुद्र कुछ समय अपनी पत्नी भेब्स के साथ बिताएगा, तो अभी के लिए तुम जा सकती हो। बोल उसके मुंह पर ही हंसने लगा। राजीव की यह बात सुन काजल और गुस्से से भड़क उठी और राजीव के सामने जाकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, हे मिस्टर, अपनी जबान संभाल कर। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपनी बात पर पछताना पड़े। सोच लो, अगर मेरी नज़रों में चढ़ जाओगे तो फिर मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, समझे? इसीलिए मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। बोलकर वहां से झटकते हुए चली गई। उसे जाते देख राजीव खुद में ही बोला, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो मेरे दोस्त की लाइफ में आने की, पर तुम्हें नहीं पता कि मैं और आंटी ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। और मैं आया भी हूँ इसी मकसद के साथ यहाँ पर अभी मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त ही तुम्हें सपोर्ट करता है। पर जल्दी उसे सब समझ में आ जाएगा। बोलकर अपने कमरे में चला गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।